माध्यस्थम करार आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। साथियों, आपने देखा होगा कि जाली एलएलबी फिल्म में कैसे फाइलों का अंबार लगा रहता था कोर्ट रूम में, और आपने देखा होगा कि जज साहब सो जाते थे, मुकदमों का निस्तारण करते करते वो सो जाते थे, फाइलें ख़त्म नहीं होती थी। तो इसका उत्तर क्या है, इसका समाधान क्या है, कैसे लोगों के विवादों का निस्तारण हो सकेगा सही समय से और सही तरीके से? तो इसके लिए लाया गया एडीआर। एडीआर का मतलब अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी कि कोर्ट के बाहर विवादों का समाधान। और इसी बात को लेकर के लोगों ने आपस में समझौता या करार करना स्टार्ट किया कि हम अपने विवादों का निस्तारण सामान्य कोर्ट में न करके कोर्ट के बाहर करेंगे, यानी उसके जो विभिन्न रूप हैं एडीआर के, उनमें से किसी एक के माध्यम से करेंगे। तो उसमें सबसे एक प्रमुख जो रूप है उसका, वो है आर्बिट्रेशन। तो आज के इस क्लास में हम लोग बात करेंगे आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की वैध शर्तें क्या हैं, इससे संबंधित केस लॉज क्या हैं, और मुख्य परीक्षा में इसका उत्तर कैसे लिखें। तो इन सभी बातों की चर्चा आज हम लोग करेंगे इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यायिक दृष्टि, मैं पवन। तो सबसे पहले क्वेश्चन एराइज होता है कि माध्यस्थम क्या है या आर्बिट्रेशन क्या है। तो जैसा कि हम लोगों ने बात की, आर्बिट्रेशन एडीआर का यानी अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का ही एक माध्यम है, एक मैकेनिज्म है, एक प्रकार है। और इसमें प्राइवेट जज के द्वारा विवाद का समाधान किया जाता है, और ये सामान्य कोर्ट के बाहर का एक तरीका है विवाद के निस्तारण का। अब दूसरा शब्द है करार। करार क्या है? तो किसी कार्य को करने या न करने के लिए परस्पर सहमति को ही हम लोग करार के नाम से जानते हैं। हालांकि आप जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में करार की परिभाषा देखेंगे तो वहाँ वचन या प्रतिफल की बात आती है, लेकिन सिंपल वर्ड में अगर हम लोग अपनी इस बात को, करार को कहने की कोशिश करें तो यही है कि किसी काम को करने या न करने के लिए आपसी सहमति ही करार कहलाती है। तो इसका मतलब कि अपने मामले को आर्बिट्रेशन में ले जाने के लिए जो सहमति होती है पक्षकारों की, या जो उनकी परस्पर सहमति है एक दूसरे के प्रति, उसी बात को हम लोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं कि हम अपने विवाद को निस्तारण के लिए आर्बिट्रेशन में ले जाएंगे, सामान्य कोर्ट में नहीं ले जाएंगे। इसी को हम लोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद अगर बात की जाए कि इस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जैसा कि हम लोगों ने कहा कि माध्यस्थम करार, मध्यस्थता समझौते, माध्यस्थम करार ये एक्चुअल वर्ड है, यानी आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के लिए जो हिंदी बैरेक्ट की हिंदी है वो शुद्ध माध्यस्थम करार होता है, लेकिन कभी कभी हम लोग उसको समझौता, मध्यस्थता समझौता भी कह देते हैं। हालांकि मध्यस्थता वर्ड जब आप यूज करेंगे तो ये गलत कब हो जाएगा कि जब आप मीडिएशन की ही भी बात यहीं पे साथ साथ करने लगेंगे, तब ये बात आपको वहाँ पे कंट्राडिक्शन पैदा करेगी, क्योंकि मध्यस्थता और माध्यस्थम में डिफरेंस है। लेकिन सामान्य तौर पे आप इसे मध्यस्थता या मध्यस्थता समझौता कह लेते हैं। तो मध्यस्थता प्रक्रिया की आधारशिला है, यानी अगर आपने आपस में एग्रीमेंट नहीं किया होगा तो उसका अलग प्रभाव है। तब आप आर्बिट्रेशन में जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते हैं। कोर्ट आपको बाउंड नहीं कर सकता, बाध्य नहीं कर सकता माध्यस्थम में जाने के लिए, आर्बिट्रेशन में जाने के लिए। लेकिन यदि आपने माध्यस्थम करार किया होगा तो दोनों पक्षकार बाउंड हैं, बाध्य हैं इस बात के लिए कि वो मध्यस्थम के लिए या आर्बिट्रेशन के लिए ही जाएं। इसीलिए इसे मध्यस्थता प्रक्रिया की आधारशिला कहा जाता है। यह पक्षों की उस मंशा को दर्शाता है कि वे अपने विवादों का समाधान अदालतों में मुकदमेबाजी, लिटिगेशन के बजाय माध्यस्थम के माध्यम से करना चाहते हैं। अगर उन्होंने करार किया है तो स्वाभाविक है कि उनका इंटेंशन दिखता है कि वो अपने मैटर को अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के माध्यम से सुलझाना चाहते थे, और इसी वजह से तब अगर वो न्यायालय में चले भी जाएं गलती से तो न्यायालय उन्हें आर्बिट्रेशन के लिए भेज देता है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट में इसको की धारा 7 में इसे बताया गया है, और वैसे अलग से इसे आर्बिट्रेशन एक्ट की सेक्शन 2B में भी इसको परिभाषित किया गया है। लेकिन 2B में सिंपल ये कह दिया गया है कि धारा 7 में परिभाषित माध्यस्थम खंड या माध्यस्थम करार को माध्यस्थम करार कहा जाता है। तो यानी यहाँ से केवल धारा 7 को रेफर कर दिया जाता है। तो इस रूप में मेनली आपको धारा 7 देखना होगा। अब यदि बात की जाए माध्यस्थम करार का अर्थ क्या है इसका, तो अधिनियम के 7(1) के अनुसार माध्यस्थम करार वह समझौता है जिसके द्वारा पक्षकार इस बात पर सहमत होते हैं कि उनके बीच किसी परिभाषित विधिक संबंध, चाहे वह संविदात्मक हो या न हो, से उत्पन्न हुए या भविष्य में उत्पन्न होने वाले सभी या कुछ विवादों को माध्यस्थम के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। अभी हम लोग एक एक शब्दों को देखेंगे अलग अलग करके कि सबका मतलब क्या हुआ। यहाँ पे मोटे तौर पे हम लोगों को ये पता चल गया कि जैसा स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने बात की थी कि अपने मामले को आर्बिट्रेशन के लिए ले जाने का जो एग्रीमेंट है उसी को हम लोग आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के नाम से जानते हैं।
अब इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो दो या अधिक पक्षों के बीच कोई करार होना चाहिए, समझौता होना चाहिए, वर्तमान या भविष्य के विवादों के समाधान के लिए ऐसा हो सकता है, यानी कि जो विवाद पहले ही ऑलरेडी राइज हो चुका उसके लिए भी, और जो भविष्य में राइज होगा उसके लिए भी ऐसा हो सकता, करार किया जा सकता है। मध्यस्थता के माध्यम से, यानी उसका निस्तारण किया जाए, यानी आर्बिट्रेशन के माध्यम से। किसी विधिक संबंध के लिए ऐसा हो सकता है। यह समझौता लिखित रूप में होता है। अब अगर इसके फॉर्म की बात की जाए, प्रारूप की बात की जाए, तो निश्चित रूप से यह कैसा होगा? तो एक खंड के रूप में, यानी मान लीजिए एक ये अपने पक्षकारों ने एक एग्रीमेंट किया, और मान लीजिए कि यहाँ पे एग्रीमेंट में 1 2 3 4 5 ये सब कालम है, इसमें मान लीजिए 20-25 कालम है। तो उसी एक कालम में हम लोगों ने यहाँ लिख दिया कि मध्यस्थम खंड, और यहाँ पे लिखा कि यदि हम लोगों के बीच कोई विवाद होगा तो हम लोग इसे मध्यस्थता में या माध्यस्थम में लेकर के जाएंगे, आर्बिट्रेशन में लेकर के जाएंगे, इसे हम लोग नॉर्मल कोर्ट में लेकर के नहीं जाएंगे। तो यही बात की जा रही है कि मुख्य करार में ही एक खंड माध्यस्थम के संबंध में डाल देना या आर्बिट्रेशन के संबंध में डाल देना, तो ये माध्यस्थम खंड कहलाता है। इसके लिए आपने अलग से एग्रीमेंट नहीं बनाया। यह मुख्य अनुबंध या मुख्य करार के अंदर शामिल एक खंड होता है, यानी उसी का एक पार्ट है, उसी का एक भाग है। अब जैसे यहाँ पे वही बात लिखी गई है कि दो पक्षकारों के बीच में कोई करार होता है और उन्होंने बीच में ही इसे डाल दिया। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि पृथक माध्यस्थम करार, यानी सेपरेट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के माध्यम से भी ऐसा किया जा सकता है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक एग्रीमेंट, मेन एग्रीमेंट जो बना ए और बी के बीच में कि हम लोग फला कार्य करेंगे और इस कार्य के लिए इतना पैसा लेंगे और इस तरीके से ये कार्य इतने दिनों में पूरा होगा, तो ये करार बन गया। अब करार बनाने के बाद अलग से उन्होंने एक करार बनाया जिसमें लिखा कि हम लोग इस करार के संबंध में अगर हम लोगों के बीच कोई विवाद होता है तो उसे हम लोग आर्बिट्रेशन में लेकर के जाएंगे, न कि कोर्ट में। तो इसका मतलब ये करार आर्बिट्रेशन वाला अलग बना हुआ है। तो इसी बात को कहा जा रहा है कि ये पृथक माध्यस्थम करार के रूप में भी हो सकता है। यह एक अलग समझौता होता है जिसे पक्ष विशेष रूप से मध्यस्थता के लिए हस्ताक्षर करते हैं। जब विवाद उत्पन्न हो जाता है तब पक्ष आपसी सहमति से उसे मध्यस्थता के लिए भेजने का निर्णय लेते हैं। विवाद उत्पन्न हो जाता है तब भी और विवाद होने के पहले भी, ये दोनों तरीके से किया जा सकता है। अब वैध माध्यस्थम करार के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होने चाहिए? तो किसी माध्यस्थम करार के वैध होने के लिए निम्नलिखित आवश्यक तत्व होने चाहिए। तो क्या क्या होंगे? पक्षों के बीच करार बिल्कुल निश्चित रूप से ये होना चाहिए, यानी उनके बीच एक परस्पर सहमति होनी चाहिए इस बात के लिए, म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए। समझौते में पक्षों की स्पष्ट मंशा यानी आशय दिखाई देना चाहिए। ये एक तरफा यूनिलैटरल नहीं होना चाहिए कि मतलब एक पक्ष कह रहा है कि हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे, दूसरे पक्ष की उसमें कोई सहमति न दिख रही हो। और दूसरा, स्पष्ट मंशा का मतलब ये है कि वो कह रहे हों कि हम लोग इसे आर्बिट्रेशन में लेकर के जाएंगे, ऐसा ना कह रहे हों कि हम आर्बिट्रेशन में भी जा सकते हैं या हमें जाना चाहिए, इस तरह की बातों को तब हम वैध आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट नहीं मान सकते। जगदीश चंद्र वर्सेस रमेश चंद्र 2007 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि विवादों को मध्यस्थता में भेजने के लिए पक्षों की स्पष्ट मंशा होना आवश्यक है। यदि करार केवल बातचीत या संभावित मध्यस्थता का संकेत देता है तो यह वैध मध्यस्थता समझौता नहीं माना जाएगा। करार लिखित होना चाहिए। धारा 7(3) के अनुसार मध्यस्थम करार लिखित होना अनिवार्य है, और लिखित होकर के हस्ताक्षर करके भी किया जा सकता है। और दूसरे रूपों में कैसे कैसे? तो हस्ताक्षरित दस्तावेज के रूप में, जैसा हम लोगों ने बात की कि उन्होंने एक दस्तावेज बनाया, उस पर लिखा अपनी सब टर्म्स कंडीशन और नीचे साइन कर दिया। या फिर ये पत्रों का आदान प्रदान, यानी ए ने भेजा बी को एक लेटर और बी ने फिर भेजा ए को लेटर, और इनमें दोनों में, यानी ए ने कहा था कि हम लोग आर्बिट्रेशन में जाएंगे, बी ने कहा हाँ ठीक है आर्बिट्रेशन में हम लोग जाएंगे, तो ऐसा भी ऐसा लिखित। और इसका मतलब क्या हो रहा है लिखित का? कि एक साक्ष्य मिल सके कि हाँ उन लोगों की मंशा आर्बिट्रेशन में जाने की थी, तो वो हस्ताक्षर करके एक दस्तावेज उन्होंने बनाया तो भी, और पत्रों का आदान प्रदान हो गया आपस में, तो भी इसे मान लिया जाएगा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैध आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट है। ये ईमेल के आदान प्रदान के द्वारा भी हो सकता है, टेलेक्स या अन्य इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से भी हो सकता है। चूँकि आधुनिक युग में अगर हम केवल पुरानी बातों की चर्चा करें तो ये सफिशिएंट नहीं होगा, तो इसलिए आर्बिट्रेशन एक्ट इन सभी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम की भी बात करता है। अब इस पर अगर केस लॉ की या निर्णय विधि की बात की जाए तो महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL वर्सेस केनरा बैंक, ये 2019 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि लिखित संचार और आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से भी मध्यस्थता समझौते का अनुमान लगाया जा सकता है। यानी जैसा मैंने कहा कि उन लोगों ने ईमेल भेजा, टेलेक्स के माध्यम से कुछ भेजा, और उसमें उनकी मंशा दिखाई देती है, दोनों पक्षकारों की सहमति है उस पर, तो वो वैध मध्यस्थता करार होगा या माध्यस्थम करार होगा। विवाद को माध्यस्थम में भेजने की मंशा होनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि वो माध्यस्थम में आर्बिट्रेशन में जाना चाहते थे। पक्षों की यह मंशा
स्पष्ट होनी चाहिए, विवाद को माध्यस्थम में भेजा जाएगा। यानी इफ बट वाली बात ना हो, बिल्कुल सैल वाली बात हो कि उनकी जो मंशा है वो बिल्कुल मैंडेटरी नेचर की हो। विवाद को माध्यस्थम में भेजा जाएगा, इस तरह से वर्डिंग यूज की जाए, न कि भेजा जा सकता है। विवादों का निपटारा माध्यस्थम द्वारा किया जाएगा, यानी इस तरह की लैंग्वेज यूज की जाए। के मोदी वर्सेस के एन मोदी 1998 के मामले में न्यायालय ने क्या कहा कि इसमें कुछ बाध्यकारी तत्व दिखाई देते हों, निर्णय बाध्यकारी होगा हम लोगों के ऊपर, हम लोग माध्यस्थम में भेजेंगे और वो निर्णय हम लोगों के ऊपर बाध्यकारी होगा। विवाद का किसी ट्रिब्यूनल को संदर्भ, विवाद का न्यायिक निर्धारण, यानी कि इस प्रकार से हम लोगों के विवाद का निस्तारण होगा और हम लोग उससे बाध्य होंगे। विवाद किसी विधिक संबंध से उत्पन्न होना चाहिए, विवाद किसी परिभाषिक विधिक संबंध से उत्पन्न होना चाहिए, यानी डिफाइंड लीगल रिलेशनशिप, चाहे वो कॉन्ट्रेक्चुअल हो या कॉन्ट्रेक्चुअल ना हो, दोनों तरीके की बातें हो सकती हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्ट्रेक्चुअल हो या कॉन्ट्रेक्चुअल ना हो, कि मान लीजिए ए एक व्यक्ति है जो बी के किसी गिरे हुए सामान को पा जाता है, फाइंडर ऑफ गुड्स, आपने पढ़ा होगा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की सेक्शन 71 में और 167 में फाइंडर ऑफ गुड्स के दायित्व की बात की गई है। तो ए सामान पाता है बी का, तो ए को बेली मान लिया जाता है, और बेली मानने का मतलब ये हुआ कि अब इसको वस्तु संरक्षित रखनी है, सही तरीके से रखनी है, इसके ऊपर दायित्व आ गया। और बी के ऊपर क्या दायित्व आया कि जिसका सामान पाया था ए ने, बी इसको कंपनसेट करेगा अगर ये ए का कोई खर्च हुआ है उस सामान को प्रिजर्व करने में, रखने में। तो ये दोनों के बीच में एक विधिक दायित्व उत्पन्न हो गया, भले दोनों के बीच में समझौता नहीं हुआ था। तो यही बात यहाँ पे की जा रही है कि चाहे वो संविदा से उत्पन्न हुआ हो, चाहे संविदा से उत्पन्न न हुआ हो, लेकिन विधिक संबंध हो। तो विधिक संबंध इन ए और बी के बीच में किस रूप में आप मान रहे हैं कि हमारी जो विधि है, संविदा विधि और उसकी धारा 71 और 167, ये इनके बीच संबंधों की चर्चा कर रहे हैं और इनके ऊपर एक बाध्यकारी उपबंध लागू हो रहा है, यानी एक का कर्तव्य एक का अधिकार, यहाँ इस तरह से चर्चा की गई है धारा 71 और 167 में। तो इसी तरह की बात की जा रही है कि विधिक संबंध हो उनके बीच में, चाहे वो संविदा से उत्पन्न हुआ हो या संविदा के बिना उत्पन्न हुआ हो। विषय वस्तु माध्यस्थम के योग्य हो, यानी कि जिस विषय वस्तु को माध्यस्थम में ले जाने की बात की जा रही हो वो माध्यस्थम में ले जाने के लिए योग्य हो, यानी सिविल मैटर हो, सिविल में भी वो नॉर्मल मैटर हो, किसी स्पेसिफिक लॉ का मैटर ना हो। और दूसरा कि अपराध को माध्यस्थम में ले जाने की बात न की जा रही हो, क्योंकि अपराध को माध्यस्थम में उसका समाधान नहीं किया जा सकता है। तो यही बात की जा रही है कि विषय वस्तु ऐसी हो जिसको माध्यस्थम में ले जाने की बात की जा रही हो, उसका माध्यस्थम किया जा सकता हो, माध्यस्थम योग्य हो। यह एक महत्वपूर्ण निर्णय है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बंधक का प्रवर्तन, यानी कि मॉर्गेज इन्फोर्समेंट जैसे मामले या फोरक्लोजर का मामला हो बंधक से रिलेटेड, के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि वे तीसरे पक्ष के अधिकारों या लोक नीति को प्रभावित करते हैं और उन्हें सार्वजनिक अदालतों द्वारा ही तय किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब जो मामले केवल कोर्ट के द्वारा ही डिसाइड हो सकते हैं, उनको वहाँ पे आर्बिट्रेशन में ले जाने का करार ना किया जाए, और यदि ऐसा किया जाएगा तो वो वैध करार नहीं होगा। शर्तों की निश्चितता, यानी उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में जो शर्तें दी गई हों वो स्पष्ट हों, ताकि उनको बाद में निर्वचित किया जा सके। मध्यस्थता की मंशा दिखाई दे रही हो, मध्यस्थ यानी मध्यस्थ आर्बिट्रेटर की नियुक्ति का तरीका बताया गया हो, विवादों का दायरा बताया गया हो कि किन विवादों को हम ले जाएंगे, किन विवादों को नहीं ले जाएंगे। तो ये सारी बातें, उसमें जो कुछ भी लिखा गया हो वह स्पष्टता के साथ हो, न लिखा गया हो वो ठीक है लेकिन कन्फ्यूजिंग ना हो, एम्बिग्युइटी ना हो उसमें, क्योंकि कोई बात अगर लिखी नहीं होगी तो एज पर एक्ट वो गवर्न कर ली जाएगी, लेकिन लिखा गया हो अस्पष्ट रूप से तब समस्या आएगी। तो हालांकि छोटी प्रक्रियात्मक कमियां समझौतों के अमान्य नहीं बनाती और उसको आर्बिट्रेशन द्वारा दूर कर लिया जाएगा। नवीनतम मामले की अगर बात की जाए तो NN ग्लोबल मर्केंटाइल प्राइवेट लिमिटेड इंडो यूनिक फ्लेम लिमिटेड 2023 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मध्यस्थता समझौता मुख्य अनुबंध से अलग और स्वतंत्र समझौता होता है जिसे सेपरेबिलिटी डॉक्ट्रिन के से अलग किया जा सकता है। यानी कि मान लीजिए कि मुख्य जो करार था उसमें स्टैम्प पूरे नहीं लगाए गए थे या कोई और दूसरा दोष था, तो भी मध्यस्थम खंड को हम लोग वैध मानेंगे और दोनों को सेपरेट करके देखा जा सकता है। लेकिन अगर मुख्य करार में भी समस्या है तो उसे बाद में दूर किया जा सकता है, जैसे स्टैम्प वगैरह की कमियां थी तो उसे स्टैम्प लगा करके पूरा किया जा सकता है, वो वाइड एब इनिशियो नहीं हो जाएगा केवल किसी छोटी मोटी त्रुटि के कारण। तो इस तरह से आपने देखा कि मध्यस्थता करार क्या है या मध्यस्थम करार क्या है और इसे किस रूपों में हम लिख सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम में। तो जिस फॉर्मेट में हम लोगों ने अभी बात की ठीक उसी फॉर्मेट में आपको लिखना है, चाहे वो आप यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में लिखना चाहते हो, चाहे जुडिशरी के एग्ज़ाम में लिखना चाहते हो, आपको इसी वे में लिखना है। हाँ, केस लॉ जरूरी नहीं कि आपको हर पॉइंट पे केस लिखना हो, किसी एक
क्वेश्चन के आंसर के लिए आप 1 या 2 के केस लिख सकते हैं, या मैक्सिमम 3 लिख सकते हैं, अगर 20 नंबर 10 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे आप तब। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, और आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि और किस तरह का वीडियो आपको चाहिए और किस तरह का सुधार इसमें किया जा सकता है। धन्यवाद।